वेलकम ऑल बच्चों। आज जो न्यूमेरिकल मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ वो रिसेंट ही है। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में जिसको मैं आईएएस कहता हूँ 2020 का क्वेश्चन है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, तुम्हारे सामने है। ए 400 वोल्ट डीसी शंट मोटर हैज आर्मेचर and field resistances of 0.2 ohm and 200 ohm respectively. It draws a current of 6 amperes on no load and 70 amperes on full load. If its no load and full load speeds are the same, determine the field weakening due to load current as percentage of no load flux. तुमको याद होगा कि पिछले वीडियोस में बहुत पहले एक बात हुई थी कि हम लोग शंट मोटर में स्टेबलाइजिंग वाइंडिंग डालते हैं। क्यों डालते हैं कि अगर बहुत हेवी लोडिंग हो जाए शंट मोटर पे और डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स को कुछ ज़्यादा वीक करने लगे तो ऐसा ना हो कि रनअवे की कंडीशन में मोटर चली जाए। स्पीड रनअवे होता है ना, अनस्टेबल रनअवे। तो उसके लिए कुछ सीरीज टर्न्स डाल देते हैं मशीन के अंदर। उसको सीरीज मोटर कहते नहीं है, उस वाइंडिंग को कह देते हैं स्टेबलाइजिंग वाइंडिंग, बिकॉज इट स्टेबलाइजेस द स्पीड अगेंस्ट रनअवे, अनस्टेबल रनअवे। उसी पर ये क्वेश्चन है। कहता है कि नो लोड स्पीड और फुल लोड स्पीड, आमतौर पर हम लोग देखते हैं ना कि फुल लोड पर स्पीड शंट मोटर में कम होती है, लेकिन ये कहता है कि दोनों बराबर हो रही है। तो बराबर कैसे हो रही होगी? आर्मेचर रिएक्शन का डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट कुछ आया होगा जिसकी वजह से फ्लक्स कुछ कम हुआ और स्पीड बिल्कुल बराबर हो गई। मतलब जिसको कहा जाता है स्पीड रेगुलेशन, स्पीड रेगुलेशन जीरो हो गया, है ना। भाई नो लोड स्पीड और फुल लोड स्पीड बराबर है तो स्पीड रेगुलेशन जीरो हो गया ना। तो अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ग्रिड बना लेते हैं, लाइन सीधी रहे। स्टाइलिस कहाँ चला गया? स्टाइलिस को ले आते हैं वापस। चलो सॉल्यूशन। पेन कहाँ गया? पेन आ गया, ये पेन है। सॉल्यूशन यहाँ से शुरू कर देते हैं, यहीं से शुरू कर देते हैं, जगह तो है ही। शंट मोटर का एक डायग्राम छोटा सा बना लिया जाए, यहाँ पे बना देते हैं। सर्किल नहीं बन पाता है। चलो काम चला हो गया। ब्रश बना देते हैं जरा बड़ा बड़ा। चलो ऊपर वाला ब्रश हो गया।
कनेक्शन बनाया जाए इसका फील्ड वाइंडिंग की तरफ। चलो चलेगा। चलो ये हो गया। फील्ड वाइंडिंग बना दी जाए, कुछ ज़्यादा आगे बढ़ गई, मिटा दो। हम्म। यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग बनाई जाए। चलो ये फील्ड वाइंडिंग बन गई, जोरदार। चलो हाँ, ये है आरएफ, फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। आरएफ, इसमें जाने वाला करंट आईएफ, ये आईएफ होगा। आर्मेचर की तरफ आने वाला करंट आईए होगा। लाइन से आने वाला करंट, लाइन करंट या लोड करंट का लो, आईएल। उसके बाद मार्क कर दिया जाए इसको, आईएफ, ये आईएल, ये आईए। टेढ़ा मेढ़ा सब होता रहता है, क्या कहा जाए। ये प्लस टर्मिनल इंड्यूस्ड ईएमएफ का, सब जगह कट जाता है। ये प्लस हो गया। यहाँ पे टर्मिनल बना देते हैं, इनपुट सप्लाई का टर्मिनल। यहीं पर सप्लाई वोल्टेज आएगा V।
वी जो वोल्टेज है वो यहीं आएगा। ये है वी, इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ है। ये है वी। अब ये आर ए दिखाना बाकी है। आर्मेचर इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको तुम लोग मोटर में बैक ईएमएफ कहते हो। मैं तो शुरू से तुमको कहता हूँ बेटा कि a DC machine is a DC machine. It can be operated as a generator or as a motor. आर्मेचर इंड्यूस्ड ईएमएफ मैं हमेशा बोलता हूँ ई ए इज इक्वल टू के फाइव ओमेगा एम, चाहे वो मोटर हो चाहे जनरेटर हो, हर हाल में वही रहता है। बाद लोग जनरेटर डीएमएफ और बैक ईएमएफ बोल देते हैं, मैं आर्मेचर इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलता हूँ, जनरल टर्म है, सबके लिए यूज हो जाता है। खैर, तो चलो अब न्यूमेरिकल की शुरुआत की जाए। फील्ड रेजिस्टेंस 200 ओम है ना, तो सबसे पहले तो देख लो आई एफ 400 बाई 200, समझ जाओगे ना, इतना इतना बी बाई आर एफ वाला लिखने की जरूरत नहीं है ना, अब तो इतने बड़े हो गए समझ जाओगे। तुम लोग एग्जाम में आइडेंटिफाई ऑल आइटम्स यूज में जरूर लिखोगे। आई एफ इज द फील्ड करंट, वी इज द टर्मिनल वोल्टेज, आर एफ इज द फील्ड रेजिस्टेंस। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वी बाई आर एफ, लेकिन हमेशा लिखूंगा नहीं। आई एफ का वैल्यू यहीं पर लिख दे रहा हूँ। आई एफ इज इक्वल टू 400 बाई 200, सीधा हिसाब है, 2 एम्पियर। अब आर्मेचर करंट जो होता है वो तुम जानते हो कि आई एल माइनस आई एफ होता है। तो नो लोड पे ये ले रहा है 6 एम्पियर। तो आई ए 1, मैं 1 और 2 ही कर देता हूँ। नो लोड और फुल लोड क्या लिखूं, या वैसे ही लिखूं, बोलो, जैसा तुम चाहो। नाउ आई ए 1 इज इक्वल टू आई एल 1 जो दिया हुआ है 6 एम्पियर, माइनस आई एफ 2 एम्पियर। आई ए 1 हो गया 4 एम्पियर। ये नो लोड है, आई ए 1 लिख देना, वेयर आई ए 1 इज द आर्मेचर करंट ऑन नो लोड, तब लिखना है ऐसे। अब इससे करस्पॉन्डिंग जो ये होगा आर्मेचर इंड्यूस्ड ईएमएफ, जगह है ना, कितनी जगह है, देखिए यहाँ पर लाइन आ रही है ना, ठीक। इसलिए नो लोड का इंड्यूस्ड ईएमएफ, बैक ईएमएफ जिसको कहते हो, उसको मैं ई ए 1 कहता हूँ, ई ए 1। ब्रैकेट ब्रैकेट से बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा होने लगता है। ई ए 1 हो गया वी माइनस आई ए 1 इंटू आर ए। अब तुम ये सब चीज जानते हो, इसलिए मैं इतना फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा। लिख दूं क्या, डर लगता है कि गलत ना हो जाए। वी
माइनस IA1 इंटू RA। वैल्यू पुट करो। 400 वोल्ट था ना, V 400 माइनस IA1 4 एम्पियर इंटू RA कितना दिए हुए 0.2 ओम। 0.2 ओम। तो E1 का वैल्यू क्या हो गया फाइनली? द बैक EMF ऑन नो लोड कितना हो गया? EA1 इज इक्वल टू 400 माइनस 0.8 का मतलब 399.8। ठीक है ना? तुम लोग कैलकुलेटर पे कर लो, हम तो जबानी कर लेते हैं इतना। हम लोगों को पुराने जमाने का पहाड़ा याद है ना। 399.8 वोल्ट्स। मैं वी ही लिखना चाहता हूँ, लेकिन तुम लोगों के चक्कर में मुझे बार बार वोल्ट्स लिखना पड़ता है। ये हो गया नो लोड का बैक ईएमएफ। ठीक है, ये ऑन नो लोड में यहाँ पे लिख देता हूँ। नो ऑन नो लोड। छोटा हो गया कि समझ भी नहीं आएगा। देखते हैं लोड लिख पाएंगे कि नहीं। एल ओ ए डी, चलो चलेगा। नो नो लोड IA1 इज इक्वल टू 4 एम्पियर, EA1 इज इक्वल टू 399.8। अब तो जगह नहीं है, पेज बदलते हैं। ऑन फुल लोड, ऑन फुल लोड, ऑन फुल लोड, ये केस 2 है। ऑन फुल लोड IA2, IA2 IA2 इज इक्वल टू 70 एम्पियर दिया था। हाँ 70, 70 लाइन करंट माइनस फील्ड करंट 2 एम्पियर इज इक्वल टू 68 एम्पियर। ये हो गया फुल लोड का आर्मेचर करंट। देन EA2 बैक EMF ऑन फुल लोड कितना हो गया? 400 माइनस IA68 इंटू 0.2 RA। उसको तो कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। 400 माइनस 68 इंटू 0.2, 400 माइनस 68 मल्टीप्लाइड बाय 0.2। देखो नजर आता है? ऊपर नीचे हो जाता है, पता नहीं चलता बेटा। इक्वल टू
हमारे सामने इक्वल टू करना चाहते हैं। देखो क्या आया, फ्रैक्शन में आया है, डेसिमल प्लेस में 386.4 आ रहा है। 386.4 is equal to 386.4 volts। अब मैं इसको V लिखूंगा, तुम लोगों की ने बहुत आदत खराब करवा दिया है। 386.4 वोल्ट्स आ गया। अब ये कहता है कि नो लोड स्पीड और फुल लोड स्पीड दोनों सेम है, तब बताइए कि फ्लक्स का रिडक्शन कितना हुआ होगा। यही पूछ रहा है ना। इसके लिए क्या जुगाड़ किया जाए, देखो, सिंस जनरल फॉर्मूला जिसके बारे में हमेशा कहता था ना कि ई ए इज इक्वल टू के फाई ओमेगा एम और टी इज इक्वल टू के फाई आई ए, और किरचॉफ्स करंट लॉ और वोल्टेज लॉ याद रखो, डीसी मशीन का हर प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा ऑलमोस्ट। सिंस ई ए इज इक्वल टू के फाई ओमेगा एम, सब चीज आइडेंटिफाई एग्जाम में करोगे बेटा, के क्या है, फाई क्या है, ओमेगा एम क्या है। नहीं तो आजकल एग्जामिनर सब पागल हो रहा है, खूब नंबर काटता है, खुद तो जाहिल है, लेकिन नंबर काटने में सबसे आगे है। मैं आ गया अपनी औकात पे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू ओमेगा एम। अब सवाल यह है कि के भी कांस्टेंट और स्पीड भी कह रहा है कि चेंज नहीं हुई है। मैं यहां पर लिख देता हूं, बिकॉज ओमेगा एम इज इक्वल टू कांस्टेंट। नो लोड और फुल लोड की स्पीड सेम है ना बेटा, तो ओमेगा एम तो कांस्टेंट हो गया ना। अब यहां से क्या निकला, देयर फोर ई ए टू बाई ई ए वन इज इक्वल टू, बोलो, इज इक्वल टू फाई टू बाई फाई वन। समझ गए, राइट। ये फुल लोड का फ्लक्स है, ये नो लोड का फ्लक्स है। इसी लाइन पर जगह बाकी है, हाँ कुछ जगह बाकी है, लेकिन उसी लाइन में आगे बढ़ा दिया जाए। वैल्यू को पुट कर दो, ये टू कितना लाए थे अभी, 386.4। फुल लोड का बैक ईएमएफ था 386.4, और नो लोड का बैक ईएमएफ था ये वन, 399.8 था, कितना था, 399.8। 399.8 99.8 इज इक्वल टू फुल लोड का फ्लक्स बाई नो लोड का फ्लक्स। ये कभी मत भूलना
कि फुल लोड का फ्लक्स नो लोड के फ्लक्स से डिफरेंट हो गया है, फील्ड करंट के चेंज करने की वजह से नहीं। फील्ड करंट अब भी 2 एम्पियर है। तो अगर डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट आर्मेचर रिएक्शन नहीं होता तो दोनों बराबर होता। समझ गए? लेकिन चूंकि आर्मेचर रिएक्शन ने फ्लक्स को डीमैग्नेटाइज कर दिया, और वही तो पूछ रहा है, इसीलिए डिफरेंस है। तो एट द एंड ऑफ द डे ये जो रेशियो तुम्हारे फ्लक्स का है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का सिर्फ चेंज कर रहे हैं, φ2/φ1। ये रेशियो कितना आ रहा है? 386.4 डिवाइडेड बाय, आंसर था ही मेरे पास 399.8। 399.8 तुम लोग कर लेना। थ्री 99.2 था ना? 399.2 था यार। गलती हो जाती है ये सब में ना। उस पेज पर हम गए, अच्छा 8 ही लिख दिया है, गलत। 399.2 है ना बेटा, 4 दूनी 8। बातचीत करने में यही सब चीज अब ध्यान से निकल जाती है। 0.8 घटेगा तो यहाँ पर तो 0.2 होगा। करेक्ट कर लो इसको, 0.2 करो। इसीलिए कैलकुलेटर पर कर लेने से रिस्क नहीं रहता है। 399.2। और तो कहीं पर यूज नहीं किया है ना? 399.2। तो φ2/φ1 क्या आ गया? 386.4, 386.4 अपॉन 399.2। पिछली मरतबा मैंने कर दिया था 0.8। देखो ये तुम्हारे सामने है। तो ये लेवल इक्वल टू फ्रैक्शन में आया, कितना आया? 483/499। फ्रैक्शन में रहने देते हैं एक्यूरेसी के लिए। जैसे डेसिमल प्लेस पर करेंगे तो राउंड ऑफ कर देंगे, तो जहाँ जो आया है वह रहने देते हैं। इज इक्वल टू 483 अपॉन 499। ये तुम्हारी एक मेन रिलेशनशिप आ गई। इसको मान लो कि ए नाम दे दो, इक्वेशन ए। तो तुमसे पूछा यही है ना कि डिटरमिन द फ्लक्स वीकनिंग ड्यू टू लोड करंट एज परसेंटेज ऑफ नो लोड फ्लक्स, इसलिए फ्लक्स वीकनिंग रेड से लिख देता हूं। देयरफॉर फ्लक्स वीकनिंग, जो लैंग्वेज उसने दी है वही लिख रहा हूं। देयरफॉर फ्लक्स वीकनिंग ड्यू टू लोड करंट। ड्यू टू लोड करंट मतलब डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन की वजह से
कितना फ्लक्स वीक हो गया एज ए फ्रैक्शन ऑफ नो लोड फ्लक्स हम निकालना चाहते हैं ड्यू टू लोड करंट। ठीक है, एज फ्रैक्शन ऑफ नो लोड फ्लक्स भी लिख देते हैं, एज फ्रैक्शन ऑफ, वही इसकी लैंग्वेज है, एज फ्रैक्शन ऑफ नो लोड फ्लक्स। एज फ्रैक्शन ऑफ नो लोड फ्लक्स इज इक्वल टू, यहीं पर लिखते हैं, इज इक्वल टू रिडक्शन का मैग्नीट्यूड क्या है, phi1 माइनस phi2, नो लोड माइनस फुल लोड फ्लक्स एज ए फ्रैक्शन ऑफ नो लोड फ्लक्स बाई phi1। कितना हो गया, ये हो गया 1 माइनस phi2 बाई phi1। ये पर यूनिट में है, परसेंटेज के लिए तुमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये पर यूनिट में है। वैल्यू पुट कर दो, फ्रॉम ए 1 माइनस 483 डिवाइडेड बाई 499, ये है पर यूनिट। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पर यूनिट में ये आ गया, जगह खत्म हो रही है, पर यूनिट में ये आ गया इज इक्वल टू 499 में से 483 गया तो 16, 16 बाई 499 पर यूनिट इज इक्वल टू, इतने से काम चलाते हैं। अब इसका डेसिमल प्लेस कितना होता है, इसका डेसिमल प्लेस होता है 16 बाई 399, 499, 483 ना, 16 बाई 499, 16 डिवाइडेड बाई 499, देखो कितना आता है, कितना है, दिख रहा है, 16 बाई 499, इसने तो ऐसे ही दे दिया, देखो डिजिटल प्लेस में 0 पॉइंट क्या दे रहा है, 32 कुछ लिख रहा है ना, 0.03206, तो 06 को तो हम राउंड ऑफ कर देंगे, इज इक्वल टू 0.0321, ये है पर यूनिट। परसेंटेज में क्या होगा, 3.21%। और यही तुम्हारा आंसर है, फ्लक्स रिडक्शन ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट इज 3.21%। इसी वजह से स्पीड फुल लोड पर भी नो लोड स्पीड के बराबर हो गई। दैट्स इट।
दैट वाज द सॉल्यूशन। सिंपल था लेकिन सोचने वाला था, और याद करने का था कि शंट मोटर में हेवी लोडिंग की वजह से अनस्टेबल रन अवे न हो जाए, इसलिए स्टेबलाइजिंग वाइंडिंग इसीलिए दी जाती है। लोड करंट बढ़ेगा तो सीरीज टर्न्स में फ्लक्स बढ़ जाएगा, तो जो वीक कर रहा था उसको वो कम कर देगा। ठीक है बच्चों, तो ये न्यूमेरिकल अब यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ग्रिड्स वगैरह को मैं मिटा देता हूँ। ग्रिड इसकी मिट गई, जिसको मैं कहता हूँ कि चिकना मुकना हो गया। प्रीवियस में ग्रिड्स को मिटा दो। अब तो इसी में क्वेश्चन था, ख़त्म ही हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। सही है, पूछा तुमने, पूछा तो यही था, डिटरमिन लोड फील्ड वीकनिंग ड्यू टू लोड करंट एज परसेंटेज ऑफ नो लोड फ्लक्स। तो अगर हाईलाइट करना ही चाहते हो तो सिर्फ आंसर को हाईलाइट कर दो। हाइलाइटर ले लो, मैं ग्रीन से हाईलाइट करता हूँ यूजुअली। तो यही तुम्हारा पूरे ही आंसर को कर देता हूँ। थ्री 3.21%। पढ़ लोगे ना? चलो हो गया ये आंसर। ठीक है, तो खत्म करते हैं वीडियो को, और क्या रह गया? ऑलराइट, अच्छा न्यूमेरिकल था, 20 नंबर का था। 20 नंबर का था ना? हाँ, 2020 में 20 नंबर का सवाल था। चलो बच्चों, तो ठीक है, एज ऑलवेज हैव a nice day. I wish you all the best. Goodbye and good luck.